नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पहली सीरीज़ के वीडियो में हैं और यहाँ से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि लेबर लॉज को कैसे पढ़ा जाए और कैसे अप्रोच किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर एंड सेकेंड इज़ लॉस। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया था कि लेबर लॉज मीन्स दो पर्टिकुलर लोगों के लिए ये कोर एरिया रहेगा। दैट इज़ लेबर का मतलब एचआर वाले एरिया जो ह्यूमन रिसोर्स से डील करते हैं, और लॉज वाले मीन्स लॉ के जो बनते हैं, तो इनका कोर एरिया रहेगा। तो यहाँ से समझते हैं कि लेबर लॉज के ऊपर कानून कैसे बनते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से चलते हैं। बट पहले ये जान लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको इनिशिएट करने के लिए हर चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। आपको ऐसे फील नहीं करना है कि मैं फ्रेशर हूँ और पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हर 5-6 साल में से पहले तो मैंने नहीं होते हुए देखा। तो हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें तैयारी करनी है एज ए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो हमें एक्ट करना है और हमको ऐसी समझ रखनी है जैसे एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, क्योंकि ये जो जॉब है उसमें प्रैक्टिकलिटी हर चीज़ में रहती है कि आप लेबर काम कर रही है उसमें मिनिमम वेजेस कितना है, उसको वेजेस कितनी मिलनी चाहिए, उसका ईपीएफ कितना है उसका, ये आप सब कुछ देख सकते हैं और प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई लेबर काम करती हो तो। लेबर या फिर कोई भी ऐसा किसी शेड्यूल काम में कोई डिप्लॉयड हो तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कि ये समझना पहले ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि ये कानून कौन बनाता है लेबर लॉज के ऊपर। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कानून बनाने की जो व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। ऐसी तीसरी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो हमारे देश में जो लॉज बनाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे आप देख सकते हैं डिफेंस है, आर्मी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पोर्ट्स है, हाईवेज, कम्युनिकेशंस और करेंसी, इंश्योरेंस ऐसी चीज़ जो कि हर जगह यूनिफॉर्म है ऑल ओवर द कंट्री, और उसका एक ही तरीके से कंट्रोल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट होता है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं बना सकती। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, वो भी अपने पास लिस्ट है, उसकी स्टेट लिस्ट है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, हेल्थ है, हॉस्पिटल्स है, ये सब रूल्स, ये सब लिस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। बट कभी कभार इन केस ऑफ एमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेती है। तो कीपिंग द एक्सेप्शंस अपार्ट स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में ये इस तरीके से कानून बनाया जाता है। बट अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट को देखें तो देखते हैं कि लेबर है वो दोनों लिस्ट में से दोनों सरकारें दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने राज्य के लिए बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे सेंट्रल के बन सकती है। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे जो प्रदेश हैं उनके पास अपना लेबर लॉज नहीं है, तो वो सेंट्रल के लेबर लॉज को फॉलो करते हैं। कुछ स्टेट हैं जिनके अपने खुद के लेबर लॉज हैं, फॉर एग्जांपल कर्नाटक रहा, यूपी रहा, बिहार रहा, आंध्र प्रदेश रहा, मध्य प्रदेश रहा। इन स्टेट्स के अपने अपने लेबर लॉज हैं, तो ये किसी को फॉलो नहीं करके अपना स्टेट गवर्नमेंट का लॉज फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स कि हाँ भाई लेबर का जो कानून बनाता है कौन बनाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक यूपीएससी 2013 में आया था कि लेबर कम्स अंडर विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका बेसिक आइडिया है जो कि हमें समझना है। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जैसे कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जैसे कि हमें कोई लॉ बनाना है जिसे इम्प्लीमेंट करना है, लेबर का कोई लॉ बनाना है जिसे इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट का अपना एक लिस्ट है, उसके अंदर वो लॉ लेबर का बना के बैठी है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक में बात करता हूँ, उसका अपना खुद का लेबर लॉज का एक लॉ है। तो वो क्या है, मिनिमम वेजेस का, तो उन्होंने मिनिमम वेजेस को सेट कर रखी है। ठीक है, बट अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि इस पर्टिकुलर मिनिमम वेजेस को या किसी पर्टिकुलर एक्ट को जो कि लेबर से रिलेटेड है उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑल ओवर इंडिया, तो सेंटर उसको करेगी। और उस कंडीशन में स्टेट की कंट्रोल में होने के बाद, स्टेट का लॉ लेबर लॉ होने के बावजूद भी
सेंट्रल का वो लॉ अप्लाई हो जाएगा, और वो होता है आर्टिकल नंबर 253, जो कि ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट हैज़ अ स्पेशल पावर टू लेजिस्लेट एंड पास लॉ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी इसी तरीके से आया था। पहले देश में हमारे जब मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं होता था तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था 1872 का। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे चलता था। जैसे कोई बंदा है, एम्प्लॉयर है, अब वो कोई भी लेबर को या लेबर क्लास को इस तरीके से रिक्रूट करता था, और रिक्रूट करने के बाद जो आपस में जो सुलझ हो जाती थी, जो कि समझ हो जाती थी आपस में कि हाँ भाई मैं एक दिन का 500 या 200 300 रुपये जो लूँगा, डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द लेबर, वो आपको पेमेंट देना पड़ता था लेबर को। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 1872 तक बहुत अच्छा चलता था, कोई इशू नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब से गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस आ गया, तब से ये इशू हो गया कि सर हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होता है उस स्टेट में, तो अब क्या इशू आ गया कि भाई चाहे आपका मामला 200 रुपये पर दिन का चल जाए, भाई एज़ पर कॉन्ट्रैक्टर, हाँ भाई मुझे कुछ काम कराना था, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे कुछ काम कराना था, मैंने लेबर पकड़ी और लेबर का रेट है 200 रुपये फॉर एग्जांपल, या 500 रुपये फॉर एग्जांपल, 500 रुपये लेबर का रेट है, बट मैंने उससे, क्योंकि मेरे स्टेट में लेबर के रेट लेबर बहुत ज़्यादा है और लेबर के पास ज़्यादा होने की वजह से, या समझ लीजिए कमज़ोर राज्य है। कमज़ोर राज्य का मतलब होता है जिस राज्य के पास ज़्यादा पैसा ना हो तो उसके पास क्या होता है, उसके जो लोग होते हैं, जैसे बिहार में है, बिहार में क्या है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह जाके नौकरियां करते हैं। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बिहार जाऊं या वेस्ट बंगाल जाऊं, वहाँ पर क्या है, लेबर ज़्यादा मिल जाएगी और वहाँ काम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे चीप लेबर मिलेगी। तो वहाँ पर क्या है, सपोज़ कीजिए 500 रुपये का काम हो रहा है, वो 500 रुपये का काम मैं 200 रुपये में कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास नेगोशिएशन पावर है। अब क्या होता है, तो गवर्नमेंट इसमें बीच में आ जाती है कि जी ऐसा कैसे, भाई तुम्हें मिनिमम वेजेस देनी है नहीं है, बट मैं सोचता हूँ यार अगर मैं मिनिमम वेजेस के कंसेप्ट में जाऊँगा तो भाई मैं खुद काम नहीं कर पाऊँगा। भाई मेरे को बहुत सारा, मैंने अगर एज ए एम्प्लॉयर की बात सोचूं कि भाई किसी ने नया बिज़नेस खोला है और अगर वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से अगर इतना पैसा देगा तो हो सकता है उसका सर्वाइवल ही ना हो पाए। तो उस कंडीशन के लिए ये बात स्टार्टिंग में वी यूनिचोई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बात सामने आई। तो उसने भाई इन्होंने बोला, एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई मेरा भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 19A(G) के हिसाब से, जो ये बोलता है कि भाई मेरे को फ्री ट्रेड का और प्रोफेशन का और ऑक्यूपेशन का मुझे राइट है, और मैं अपना बार्गिन करके, आपस में बार्गिन करके मैं अपना मैटर सुलझा दूंगा। तो फिर ज़बरदस्ती क्यों की जाती है मुझसे कि मुझे गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस देना ही देना है लेबर को? अगर ऐसा होगा तो मैं लोगों को काम नहीं दूंगा, और अगर काम नहीं दूंगा तो हो सकता है फिर इससे प्रॉब्लम हो जाए। तो अब इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आपको आपको फंडामेंटल राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल फ्री है। जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के हर जगह रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच भी एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी आपके मन में आए आप वो बोल सकते हैं। आपकी जहाँ स्वतंत्रता ख़त्म होती है वहाँ हो सकता है दूसरे की स्वतंत्रता स्टार्ट होती हो, तो आप दूसरे की स्वतंत्रता में को खतरे में डाल के अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर सोचे कि मैं सारा का सारा पैसा अपनी मर्जी से दूं और लेबर, तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयर तो अपना आर्टिकल 91G के हिसाब से अपना आराम से फॉलो कर रहा है, वही इंजॉय कर रहा है किसी भी डेट पे लेने को, और नेगोशिएशन पावर को यूज़ कर रहा है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट लेबर का क्या लेबर के अपने लेबर का हक नहीं है, क्योंकि लेबर को भी तो हक मिला है गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस है। ये भी सरकार का एक स्टैट्यूटरी एक्ट है और गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस भी स्टैट्यूटरी एक्ट है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये एक्ट इसके ऊपर भारी है, ये एक्ट इसके ऊपर भारी है? तो हमको समझ में तो आना चाहिए कि भाई ये ऐसा कौन सा रूल बनेगा जिससे कि ये पता चले कि हाँ भाई हमको मिनिमम वेज पे ही करना है, क्योंकि दोनों एक्ट हैं, दोनों स्टैट्यूटरी एक्ट हैं और दोनों सरकार के ही बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारी हो जाए, क्योंकि एक्ट तभी भारी बन सकता है जब एक एक्ट नॉर्मल एक्ट हो और दूसरा एक्ट हो फंडामेंटल राइट्स। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एसोसिएट करें आर्टिकल नंबर 45 से, जो कि पहले हमारा DPSP में आता था,
डीपीएसपी में वो क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 45 प्रोवाइड करेगा कंपलसरी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब क्या होता था, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे डीपीएसपी का। देखिए होता क्या है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये बोलती है कि हर स्टेट को ये उसकी ड्यूटी है कि इसी नाम, इसकी डायरेक्टिव का मतलब इसका डायरेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हाँ ये डायरेक्शन होती है स्टेट को कि अपने प्रदेश को अच्छा बनाए और समृद्धशाली बनाए, जिससे कि वो बढ़ सके। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारा देश या हमारे लोग जब हम विकसित होते जाते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो हमारा जब देश डेवलप होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा के फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं। जैसे कंपलसरी फ्री एजुकेशन, जब हमारे देश की इतना सक्षम नहीं था कि लोगों को फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन दे दी जाए, तब तक हमारा डीपीएसपी पे वो आर्टिकल था। जैसे ही हमारे देश में इतनी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो गई, जिससे कि हम डीपीएसपी से उठा के इसे आर्टिकल नंबर 21A में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। इसी तरीके से हमारे पास आर्टिकल नंबर 37 था। आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है, देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 37 को 37 क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल एम एट इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड इस्टेब्लिश इंडिया एज वेलफेयर स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और सबको एक समानता देंगे। तो भाई हमारा पर्पज़ तो यही है ना कि सबको एक बराबर समानता मिले, मतलब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या है, सबको एक समान मिले। अब एक समान मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल जो है हमें, जो ऐसा आर्टिकल नंबर 19(1)G को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आर्टिकल नंबर 37, ठीक है ना, ये जो आर्टिकल नंबर 37 है ना, उसमें हम उसको प्रमोट कर सकें। आर्टिकल नंबर 37 को प्रमोट करेंगे तब इसकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी होगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे आर्टिकल नंबर 45 को हमने बदल के आर्टिकल नंबर 19 में ले आए, इसी तरीके से हमारा पर्पस ये रहेगा कि 19(1)G को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके हम आर्टिकल नंबर 37 जो कि डीपीएसपी में दे रखा है, ठीक है ना, उससे वहाँ उसको प्रमोट करके इसे फंडामेंटल राइट्स में ला दें, जिससे कि लोगों को इक्वल पे मिले। अच्छा सुनिए, ये तो हो गई एक्ट की बात। अब हमें समझते हैं कि है क्या। अभी ये क्या है, हम ये डिफरेंट वेजेस क्यों हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हर स्टेट की अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है। जैसे वेस्ट बंगाल कमज़ोर है पैसे के मामले में, वहाँ पर आपको लेबर मिल जाएगी, बिहार में लेबर जल्दी सस्ती मिल जाएगी। बट अगर कर्नाटक में पहुँचे या आप महाराष्ट्र में पहुँचे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लोगों को हायर करने के लिए जो आपको मिनिमम वेजेस है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है। इसका रीज़न क्या है कि सर जितना समृद्धशाली एक स्टेट उसी हिसाब से उसका पेमेंट। अब आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नए लेबर लॉ कोड्स का आपको कुछ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि नए लेबर कोड क्यों आ रहे हैं। आप इसको मैंने सर्च भी किया था, तो मैंने देखा कि नए लेबर लॉ का पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग लेबर कोड इन इंडिया का क्या मकसद है। द न्यू लेबर कोड यूनिवर्सलाइज मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। इसका मतलब क्या है, ये वही पर्पस है जो हम आर्टिकल नंबर 45 को 19 में जब लाए थे, दैट इज़ फ्री एजुकेशन। पहले डीपीएसपी में था, अब आर्टिकल नंबर 19 आ चुका है। वही काम भारत सरकार अब हमारे लेबर के साथ करना चाहती है, उसका वो राइट बना सकती है। अब राइट एक दिन तो बनेगा नहीं, तो लेबर कोड को लाने का मकसद ये है जिससे कि जो पब्लिक है उसको सही टाइम पे और सही अमाउंट में ये हक बन जाए। तो हो सकता है, मैं अभी नहीं बोल सकता, पर हो सकता है इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा कोई आर्टिकल हमारा जुड़ जाए फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो ये बोल दे कि सबको मिनिमम वेजेस मिलेगी और इतनी मिलेगी, और स्टेट मिनिमम वेजेस के ऊपर लॉ ना बना पाए। ये मैं अभी बस बोल रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ ये कुछ इसी रास्ते पर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब क्योंकि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर आता है, तो लोगों का ये कहना है ना कि सर जिसका स्टेट मजबूत है वो तो ज़्यादा पेमेंट देगा अपने लेबर को, और जिसमें जो स्टेट कमज़ोर होगा
वो अपनी लेबर को कम पैसा देगा। अब इसकी वजह से क्या है, लोग अपने स्टेट को छोड़ के जो अच्छे स्टेट है उनके पास भाग रहे हैं। जैसे लोग, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बिहार से लोग और वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं काम करने के लिए, और वहाँ से पैसा लेके अपने घर भेजते हैं। उसका क्या पर्पज़ है? अगर सब जगह सेम मिनिमम वेजेस होगा तो सबको अपने अपने शहर में रहने का रहेगा, तो ये पलायन की स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें अभी इम्प्लीमेंट करने का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर स्टेट एक बराबर नहीं है, तो इस चीज़ को करने में थोड़ा प्रैक्टिकली टाइम लगेगा। पर अभी हम समझते हैं कि मिनिमम वेजेस को, कंसेप्ट को जब लाने की बात चल रही थी तो मिनिमम पहले स्टार्ट कैसे होता है, चलो उसको थोड़ा समझते हैं। 1928 में ILO का मिनिमम कंसेप्ट ऑफ वेजेस को इम्प्लीमेंट करने की बात चली, क्योंकि इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, तो इंडिया के पास क्या था कि इंडिया को इम्प्लीमेंट करना था मिनिमम वेजेस का। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ तो उसके बाद लोगों को फील हुआ कि सर एक मिनिमम वेजेस बनाना चाहिए, इसलिए 1948 में जाके ये आपको मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे कि मिनिमम वेजेस ऐसा नहीं है कि हर एम्प्लॉयमेंट के लिए है। इसके पास क्या है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स में दिखाता हूँ कैसे हैं शेड्यूल्स। इसके पास 2 शेड्यूल्स हैं, एक शेड्यूल 1, एक शेड्यूल 2 मिनिमम वेजेस में। शेड्यूल 1 में वो सारी की सारी नौकरियाँ, ठीक है, जो कि अदर देन एग्रीकल्चर है, वो सब इंक्लूडेड है। जैसे कंस्ट्रक्शन और मेंटेन ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन मेंटेन ऑफ रनवेज, जिप्स लाइन, ये सारी जितने भी हैं, ये सारे के सारे काम, ये जितने भी काम है, ये सारे के सारे अदर देन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर वाले को छोड़ के ये जो 41 में से 40 जितने भी हैं आपने देखे हैं, ये सारे के सारे काम आपके शेड्यूल 1 में आते हैं, और शेड्यूल 2 में एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, देखते हैं। अगर समझिए कि जैसे आप अभी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप ड्राइवर का काम करते हैं, ठीक है, और यही काम महाराष्ट्र में बैठ के आप ड्राइवर का काम करते हैं, तो आपको कितना वेज मिलेगा? तो आप हम सर्च करते हैं इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र। अब ये देखिए, आप महाराष्ट्र में आपको सब इसमें मिल जाएगा कि ड्राइवर की वेजेस का कितना रहेगा अमाउंट। ये देखिए, ये रहेगा इनका, ये तो पेमेंट ऑफ वेजेस है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये इन्होंने ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट इन वुलन, कारपेट मेकिंग, शॉल, एम्प्लॉयमेंट इन एनी राइस मिल, ये एम्प्लॉयमेंट इन टोबैको, एनी प्लांटेशन। आपने हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में या लेस मैन्युफैक्चरिंग में, माइका वर्क्स में, इसमें जो जो पर्टिकुलर लोग एम्प्लॉयड होंगे उनकी आपने मिनिमम वेजेस डिफाइन कर रखी है डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। समझ रहे हैं? सब दोबारा से देखेंगे, अगर आपकी लोकेशन महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो आपकी महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे है, अब वो भी देखना है। देखिए मैं बताता हूँ, टाइप ऑफ सिटीज़ फॉर मिनिमम वेजेस इन महाराष्ट्र। अब जोन, महाराष्ट्र के अंदर आपको जोन मिलेंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। देखिए, अब जोन 1 वो होगा जो टॉप क्लास एरिया का होगा, जैसे मुंबई हो सकता है जोन 1 में, जोन 2 में हो सकता है कोल्हापुर हो, जोन 3 में हो और छोटा जो जगह है, जो गांव हो उसमें। तो आप देखिए, रेट जो बेसिक मंथ होगा वो 10,000 रुपये दे रहा है, और HRA है और VDA है, तो टोटल पर डे कितने का हो गया? 466, मतलब 12,000 रुपये का। देख रहे हैं? जोन 2 में अनस्किल्ड का इससे कम होगा, 9,425, HRA होगा 576 रुपीज़, और VDA होगा आपका 2,106। ठीक है, इसीलिए आप देखिए, ये अनस्किल्ड का था। अनस्किल्ड मतलब ऐसे स्किल जिसके अंदर कुछ स्किल की ज़रूरत ना हो, जैसे बोझा उठाने वाले, कुली का काम करने वाले, सीमेंट उठाने वाले, कोई भी ऐसे काम जो उनका स्किल नहीं चाहिए। सेमी स्किल मतलब थोड़ा सा स्किल इनकी चाहिए, जैसे इसमें 10,856 है। इस तरीके से आप देखिए, जोन 1 में 10,021 था, अब थोड़ी स्किल अच्छी हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो 10,856 हो गया। तो जोन के हिसाब से कि आप किस जोन में काम कर रहे हैं और क्या आपकी स्किल है, ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक जोन और एक स्किल। तो उसके हिसाब से, जैसे अब आप मुंबई में काम कर रहे हैं और आप अनस्किल्ड हैं, फिर भी आपको, ठीक है, जोन 1 में तो 10,000 मिल रहा है, ठीक है, और जोन 2 में मतलब कोल्हापुर में पहुंच गए। मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है कोल्हापुर जोन 2 में आता है, जोन 1 में आता है, छोटा होना चाहिए, तो जोन 2 मतलब कंप्लीटली छोटा, तो वो 9,425। इसी तरीके से जैसे जैसे स्किल बढ़ती जाएगी तो आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि स्किल तो ऐसी चीज़ होती है कि हमें जहाँ ज़्यादा स्किल वहाँ ज़्यादा पैसा, तो सिंपल सी बात है। इसी तरीके के अगर आप यही, जैसे 10,021 रुपीज़ है, अगर आप यही चेक करें उत्तर प्रदेश के लिए, चेक करें यूपी का मिनिमम वेजेस कितना है, अप्रैल 2022 देखते हैं। ठीक है, ये देखिए,
देखिए अनस्किल्ड का बेसिक पर मंथ है 5750 और वीडीए है कितना है 3780, 9550। अब देखिए यही 10,021 ये कितना है 12,000 अनस्किल्ड के लिए, या अनस्किल्ड के लिए कितना है 9,530। इसे क्लियर पता चलता है कि सर हर एक जो स्टेट है, हर एक जो सिटी है, उसके हिसाब से आपकी स्किल के हिसाब से तो ये दो फैक्टर काम करेंगे कि ये बताएंगे कि आपको कितना वेजेस के लिए आप एप्लीकेबल है। तो आपने देखा कि वेजेस 3 चीज़ों पे मिनिमम रहता है और उसके कंपोनेंट्स बनते हैं 3, बेसिक प्लस वीडीए और एक एचआरए। अब वीडीए जो होता है आपका हर 6 महीने के अंदर चेंज होता है, एक 1 अक्टूबर और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में होता है एंड अक्टूबर में। अब ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ सकता है कि वीडीए कब चेंज होता है, या फिर जो सीपीआई है जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लेबर ब्यूरो बनाता है। इसका जो लेबर ब्यूरो होता है, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, लेबर ब्यूरो होता है इसका सीपीआई इंडेक्स जो आपको बताया, देखिए आपने खुद देखा है। लेबर ब्यूरो का, हाँ देखिए लेबर ब्यूरो ने इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस है 2016 का 100 रुपीज़ दिया है और अभी मंथली इंडेक्स क्या है वो 130। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि ये जो लेबर इंडेक्स होता है ये लेबर ब्यूरो रिलीज़ करता है और उसके अकॉर्डिंगली सब अपना वीडीए डिसाइड करते हैं। तो वीडीए और एचआरए और बेसिक ये 3 आपकी ऐसी चीज़ रहती हैं जो कि डिफाइन होती है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। तो आप समझ लीजिए हर जगह उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कैटेगरी होने के हिसाब से आपको अलग अलग वेज मिलेगा आपकी स्किल के हिसाब से। तो 2 फैक्टर रहेंगे जो आपको वेज मिलाएगा, एक तो लोकेशन और आपकी स्किल, ठीक है जी। आते हैं, ये 2 चीज़ हो गई। अब एक बात समझिए, इससे ये पता चलता है कि हर एक को जो वेज मिल रही है, जो मैंने आपको दिखाया है, वेज महाराष्ट्र में अलग होगी या यूपी में अलग होगी। तो इससे कम से कम ये तो क्लियर हो रहा है कि जी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, एक ही काम अलग जगह पे अलग काम करने का अलग अलग रेट मिल रहा है, ठीक है। ये समझने की बात है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ वायलेट हो रहा है अपने आप में। इसीलिए फिर मैं बताना चाहूँगा, इसीलिए गवर्नमेंट न्यू लेबर कोड लेके आ रही है जिससे यूनिफॉर्मिटी आ सके, सबको एक रेट मिल सके, ठीक है। अच्छा चलते हैं, बात आते हैं कि सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेसिक, ये तो आपका वेज बना दिया पार्ट। अब चौथा पार्ट है वो पार्ट, जैसे चौथा जो पॉइंट है वो है एनी रिम्यूनरेशन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। उसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी रिम्यूनरेशन जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है, जो कि रुपये में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूएशन किया सके। जैसे अगर वो उसको खाने की फैसिलिटी दे रहा है और उस खाने की जैसे एक प्लेट का जो खर्चा है, सपोज कीजिए 100 रुपये का या 200 रुपये का एक दिन का खाना है, अगर वो उस हिसाब से उसको दे रहा है तब भी ओके है। क्योंकि मिनिमम वेजेस का मतलब ये है कि मिनिमम मतलब सबसे कम, न्यूनतम, और न्यूनतम मतलब आपको समझिए, न्यूनतम मतलब रोटी कपड़ा और मकान, हम ध्यान है। तो ये रोटी कपड़ा मकान, जैसे हम इस वाले एक्ट में अगर मैं देखूँ, ये एक्ट देखिए मैंने खुद, ये क्या बोलता है देखिए, इन्होंने जब जो रिवीजन था मिनिमम वेजेस का, इन्होंने क्या क्या मांगा, 3 कंजप्शन फॉर 1 अर्नर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, मिनिमम फूड, रोटी, ये कपड़ा और ये मकान, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मेन बेसिकली, और ये फ्यूल लाइटिंग जो अदर चीज़ है जो कि टोटल मिनिमम वेजेस का है पार्ट, वो उन्होंने मांगा था। हाँ इतना ये सब होना चाहिए, ठीक है। नॉर्म्स फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, अब वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब कुछ समझा नहीं सकता, बट बेसिक समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो जो भी चीज़ है जो कि हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड हाउस अकोमोडेशन। अब 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है यार, एचआरए और हाउस अकोमोडेशन। हाउस अकोमोडेशन देखिए, एचआरए क्या है, एचआरए वो है जो किसी एक लेबर है उसको रहने के लिए आप चाहे घर दे रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, ठीक है, तो वो आपका एचआरए में काउंट होगा, ठीक है। एचआरए का मतलब क्या है, आपने उसको घर दिया और घर को देने की वजह से घर चाहे घर दे या फिर अपनी फैमिली के साथ, उसको अपनी फैमिली के साथ रहने दे, या फिर इसको एचआरए दे, ठीक है ना, यही होता है ना। चाहे उसको घर दे रहने के लिए, क्वार्टर दे इसमें अपनी फैमिली के साथ रहे, या फिर वो उसको एचआरए दे, 2 में से एक दे, तब तो ये सेल्फ बेसिक मिनिमम का पार्ट आ जाता है, ठीक है। जिसमें मैंने दिखाया था कि देखिए ये रेंट की बात कर रहा है, रेंट करेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम एरिया प्रोवाइडेड फॉर दिस वन, अगर आप, ठीक है, तो ये इसीलिए एचआरए बात की गई है। अब लोग कंफ्यूज करते हैं हाउस अकोमोडेशन में। हाउस अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें 500 लोग काम करते हैं, तो 500 लोगों को एक कॉमन प्लेस दे देते हैं रहने के लिए। अगर आपने देखा हो, अगर आपको जानकारी हो, तो बीआईए सिक्योरिटी वालों से आप पता करिएगा, वो कहते होंगे कि सर हमें रहने और खाने का जो जगह है, ठीक है, वो एक ही जगह दे रखा है, ठीक है, मतलब वो रहते भी एक ही बिल्डिंग में है और वहीं पर पानी की और बिजली की सुविधा उनको वहीं मिल जाती है, ठीक है। तो वो मिनिमम वेजेस का पार्ट नहीं होता। ट्रैवलिंग अलाउंस तो होगा ही नहीं। पीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन का तो हर जगह सेम ही आंसर है कि पीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन मिनिमम में नहीं आता, ये तो अप अबाउट द बेल्ट लाइन है, मतलब रोटी कपड़े मकान में पीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन नहीं आता। अगर बात आ जाए हाउस अकोमोडेशन और वैल्यू ऑफ लाइट एंड वाटर की, तो आप समझ लीजिए जहाँ किसी लेबर को अपनी फैमिली के साथ ना रह के, सब जैसे हॉस्टल में जब सारे लड़के एक साथ रहते हैं ना, उसी तरीके से अगर एक तरह का हॉस्टल दे दीजिए जिसमें सारे के सारे वर्कर एक साथ रह रहे हो, खाने और पीने को सब शेयर कर रहे हो मैस की तरह से, तो वो मिनिमम वेजेस के अंदर नहीं आएगा, समझ में आया। तो ये हाउस अकोमोडेशन और वैल्यू ऑफ लाइट में नहीं आएगा, वेजेस मिनिमम वेजेस की वेजेस में। वेजेस में केवल 3 चीज़ आएंगी, बेसिक आएगी, वीडियो आएगी और एचआरए आएगी, और एनी रिम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हाउस अकोमोडेशन में रह रहा है या ये पर वो दे रहा है तो वो आपके मनी के एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैंने कहा एक्सप्रेस तो किया जा सकता है, बट वो एक अकोमोडेट नहीं कर रहा, वो केवल एक ही जगह में अपना एक एरिया बना चुका है जहाँ पर वो सभी लोगों को केवल रख रहा है, ठीक है ना। तो उसको मिनिमम वेजेस नहीं बोलेंगे। मिनिमम वेजेस में क्या आता है कि जो अपनी रोटी कपड़ा मकान अपनी फैमिली के साथ, याद रखिए फैमिली के साथ, अकेले नहीं, अकेले तो भाई आप किसी भी तरह से करिए, तो वो मिनिमम वेजेस में नहीं आएगा। रोटी कपड़ा मकान और अपनी बीवी बच्चों के साथ या बच्चे के साथ बीवी के साथ जो भी हो, अगर एक साथ रखेंगे तो नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। अच्छा सुनिए, आज मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे मैंने एक बात बताई थी, मैं भूल गया बताना। जैसे शेड्यूल आता है, जैसे ऐसा होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन टेलीग्राम में भी डाला था और वो बात मैं यहाँ से रेज करूँगा कि देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई हाउस कीपिंग एजेंसी है, हाउस कीपिंग एजेंसी है मतलब जिसके यहाँ लोग काम करते हैं, तो हाउस कीपिंग एजेंसी के अंदर ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आती है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आती है। अब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आती है तो उसका मतलब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर सिक्किम है, छोटा स्टेट है, मैं बोलता हूँ सिक्किम स्टेट है, अगर उसके यहाँ अगर हाउस कीपिंग एजेंसी के अंदर केवल 880 लोग हैं, ठीक है, 880 लोग हैं जो हाउस कीपिंग एजेंसी के शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं। मतलब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तो लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी, जैसे लिस्ट दिखाई थी ना, लिस्ट है जैसे आपको जैसे यहाँ पर लिस्ट दिखाई थी, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट इन मेगा एरियाज, लेस फैक्ट्री, स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज और इस तरीके से अलग अलग फैक्ट्रीज और अलग अलग एरिया ऑफ ऑपरेशन दिखा रखा है। इसी तरीके से सपोज कीजिए एक बंदा हाउस कीपिंग एजेंसी में एक पियून की तरह काम करता है, ऐसे पियून सारे बैंकिंग जो कंपनीज हैं और या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पर लगा रखे हैं। टोटल इन सिक्किम के पास अपना लेबर लॉ है स्टेट का, ठीक है, बट इसके पास जो नंबर ऑफ पीपल है जो हाउस कीपिंग में है स्पेसिफिकली वो 880 है और 1000 से कम है, लेस देन 1000। फिर भी सिक्किम चाहेगी भी तब भी अपना स्टेट लॉज नहीं लगा पाएगी, नॉट एप्लीकेबल। उस कंडीशन में सेंट्रल के लॉज एप्लीकेबल रहेंगे, याद रखिए। ऐसा क्यों कि सेंट्रल लॉज ये भी बोलता है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 1000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं तो स्टेट लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की अपनी संसद है, एक इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी कि जो सरकार में जैसे यूनियन टेरिटरी, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं उन पर सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है लेबर्स में, बट मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और पुडुचेरी जहां पर खुद की विधानसभा है, खुद का लेजिस्लेचर है, वहां वो चाहें तो अपना लेबर लॉज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो देख लीजिए, दिल्ली में अभी मनीष सिसोदिया ने मिनिमम वेजेस एक्ट को चेंज किया था, देखिए ये रहा। The Aam Aadmi Party government on Friday raised clearness allowance for skilled unskilled labours, leading to a hike in their monthly wages. Monthly wages for unskilled labours have increased from 16,000 to 16,500, and while for semi-skilled the amount has gone from 17,693 to 18,187 rupees. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जिसके पास लेजिस्लेचर है वो अपने लेबर लॉज सेटअप कर सकती है, उस पर स्टेट लॉज सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगी। बट अगर उस किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशंस में, किसी पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ ऑपरेशंस में अगर आदमी उनके पास एक स्टेट उस दिल्ली में फॉर एग्जांपल अगर 1000 से कम हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके सेंट्रल लॉज ही एप्लीकेबल होंगे और सेंट्रल की ही मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल होगी, स्टेट मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, ये तो बन गया एप्लीकेबिलिटी का, ठीक है। अब पर फिर भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम तो है कि हर एक को जितना हो सके एक यूनिफॉर्मिटी लॉ बनाए और यूनिफॉर्म पेमेंट ऑफ वेजेस कराए। तो इसमें क्या कंसेप्ट डाला, इस बार कंसेप्ट डाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम लेवल फ्लोर वेज वाला कंसेप्ट बनाया। ये कंसेप्ट आया 1991 में, क्योंकि ये नेशनल कमीशन ऑन लेबर, रूरल लेबर का कुछ एक एक कमीशन बैठी थी जिसने मिनिमम लेवल फ्लोर वेज को मूट अप किया, मतलब डिस्कस किया और इसको रिकमेंड किया कि इतना मिनिमम होना ही चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिनिमम लेवल फ्लोर लेवल अगर 180 रुपीज़ है या 170 रुपीज़ आप चेक कर लीजिए, तो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 180 के नीचे कोई नहीं दे सकता। ये चाहे किसी स्टेट का अगर 179 रुपीज़ या 170 रुपीज़ चल रहा हो, फिर भी वो 170 ना दे के 180 ही देगा। ये सेंटर का एक मिनिमम जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम लेवल फ्लोर वेज का कंसेप्ट ये बोलता है कि कम से कम आपको जितना सेटअप किया है मिनिमम देना है, उससे कम आप दे ही नहीं सकते, चाहे फिर आपके पास चाहे कोई भी लॉ हो, कोई भी स्टेट। तो आप याद रखिए कि सेंट्रल के लॉस इस तरीके से एप्लीकेबल हो सकते हैं, इवन दो अगर आपका लॉस एप्लीकेबल भी हो, इवन दो स्टेट के खुद के भी अपने स्टेट के भी अपने लॉज हो, पर अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जैसे एक पर्टिकुलर इसमें 1000 से लोग कम होते हैं और दूसरा अगर मिनिमम लेवल फ्लोर वेज अगर कम होती है तो फिर ये वाली इसमें लगेगा और ये वाला में सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम एक बात समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आई। ये इतना है कि ये 3 वेजेस का कंसेप्ट बनाया। एक्चुअली क्या है, 1948 में एक ट्राइपार्टाइट बॉडी बैठी थी जिसमें तीनों पार्टी साथ बैठे थे और उन्होंने डिसाइड किया। 3 पार्टी इसमें थी, एक एसोसिएशन कह सकते हैं जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एसोसिएशन जो वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीसरी गवर्नमेंट। इन्होंने ट्राइपार्टाइट बॉडी के अंदर बैठ के इन्होंने डिसाइड किया कि तीन चीज़ होनी चाहिए, एक मिनिमम वेज, एक फेयर वेज और एक लिविंग वेज।
मिनिमम वेज जो आपको बताया रोटी कपड़ा मकान, फेयर वेज उससे थोड़ा ज़्यादा, और लिविंग वेज जैसा उसमें अपना खाने का, पीने का, अपना लेजर का, इंश्योरेंस का, एजुकेशन का, जो बेसिक्स जो लिविंग कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से उन्होंने इसको लिविंग वेज के हिसाब से डेफिनेशन दिया। अब होता क्या है, अभी जैसे हम पढ़ते हैं, होता क्या है कि हम जनरली डेफिनेशंस को इग्नोर मारते हैं, या जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि डेफिनेशन क्या है, लेबर की क्या डेफिनेशन है, एम्प्लॉयर की क्या डेफिनेशन है, और अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का झगड़ा होता है तो क्या एम्प्लॉई अगर कोई केस करे तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में वो एम्प्लॉयर क्वालिफाई होता है या नहीं होता, या एम्प्लॉय क्वालिफाई होता है एज ए एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप कुछ भी कोई एक्ट अब पढ़ें तो उसमें ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है, एक माली था, जो कि एक फैक्ट्री में ना काम करके एमडी जो था, जो सपोज कीजिए एक कंपनी थी, और वो कंपनी थी शू मैन्युफैक्चर करने की, ठीक है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसका जो एमडी था उसके घर में एक बंदा काम करता था, माली का, ठीक है, माली का काम करता था, दैट इज़ उसका जो गार्डन का मेंटेनेंस काम का था, वो मेंटेनेंस वो करता था। अब गार्डन का मेंटेनेंस करता था तो उसको जब उसको नौकरी से निकाल दिया उस माली को, तो ये इशू बात हुआ कि क्या वो बंदा एम्प्लॉयड था कंपनी के थ्रू। भाई अब वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शू मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं काम, उसको कोई मतलब ही नहीं है, बट क्या वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है क्या? अगर उसको सैक कर देते हैं उस माली को, ठीक है, अगर उसको निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं किसी भी रीज़न से, तो क्या अगर वो माली जाके अगर कंपनी के खिलाफ अगर केस करता है कि जी मेरे को नौकरी से निकाल दिया, तो क्या वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा? वो चीज़, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत केस स्टडीज़ में भी देखे गए हैं। इसको पढ़ने से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सैलरीज़ की हो, वेजेस की हो, एम्प्लॉय की हो, एम्प्लॉयर की हो। और होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एम्प्लॉयर हर वो आदमी नहीं होता। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1940 फैक्ट्रीज एक्ट की बात की जाए तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन को एम्प्लॉयर को बताया है, एक टर्म यूज़ किया है ऑक्यूपायर, OCCUPI ऑक्यूपायर। उसमें क्या बताया कि he is having the occupier is having the ultimate control over the authorities and every matter which is happening in the place। अब क्या होता है कि उसके पास ही सोल पावर होती है किसी को हायर करने की और फायर करने की। पर होता क्या है कि दे विल ऑक्यूपाई विल नॉट, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू बिग देन दे डोंट हैव द टाइम टू डू ऑल दोस थिंग्स, सो व्हाट दे विल डू, दे विल अपॉइंट वन पर्सन इन द फॉर्म ऑफ HR। तो उनके बिहाफ पे HR काम करता है। अभी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल भाई आपको HR ने किसी भी तरीके से फायर कर दिया और HR के पास पावर थी, तो यू आर वेल क्वालिफाइड। बट होता क्या है, HR के अंडर में कोई मैनेजर है और मैनेजर ने किसी एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया बिना जाने और बिना पता। अब एम्प्लॉय पहुंच गया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कि सर मेरे को निकाल दिया और मेरे को नोटिस पीरियड नहीं दिया, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी, वो थी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस मैनेजर जो कि ऑथराइज नहीं था एज ऑक्यूपायर, और बिकॉज ऑक्यूपायर हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग समबडी और फायरिंग और हायरिंग, ही इज अपॉइंटेड वन पर्सन कॉल्ड HR। HR को नहीं पता और मैनेजर ने ऐसे बंदे को फायर कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये मैनेजर डज नॉट क्वालिफाइड टू फायर अ पर्सन एंड ही डज नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ एम्प्लॉय। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमको समझना है। और बाकी आपके पास अलग अलग चीज़ है, अगर इसमें आप पढ़ना चाहेंगे तो देख सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम पे एक लिस्ट एक PDF डाली जिसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है आपका ये मिनिमम वेजेस एक्ट। और देख लीजिए, और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। पहले तो हमको थोड़ा सा इसको मंथन करना है कि ये लॉज बने क्यों हैं, इसका पर्पज़ क्या है, इक्वलिटी क्या है। क्योंकि लॉ जो नॉर्मल लॉज होता है, जबकि जो DPSP है और फंडामेंटल राइट्स हैं और लेबर लॉज है, इनको हमें एक साथ लेके एक साथ पढ़ना है, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ में देखें तो मनरेगा जो है ना, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, MG नरेगा। मनरेगा स्कीम में ये बात आई थी कि जो लोगों को जो काम करा रहे हैं गाँव में, उनको जो पैसा मिल रहा है पर डे का, वो लेस देन मिनिमम वेजेस है, ठीक है। अभी आप देखिए, इसको देखिए, मैं दिखाता हूँ मनरेगा में। तो ये देखिए, ये मनरेगा वेजेस अप अबाउट 11%, येट एटलीस्ट 40% लोअर देन मिनिमम वेजेस। इसका मतलब क्या है कि जब तक मनरेगा के वर्कर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाला जाएगा, तब तक हो सकता है उनको मिनिमम वेजेस ना मिले और उनको अलग से गुहार लगानी पड़े मिनिमम वेजेस पाने के लिए। तो अगर मनरेगा के जो लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर वर्कर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जैसे इस कैटेगरी में डाल दो, इसके अंदर 12 की 13 कैटेगरी में अगर आपको डाल दो, पीपल वर्किंग अंडर मनरेगा, अब जैसे ही आपने इस शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो वो मिनिमम वेजेस पाने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इसीलिए आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, मनरेगा वेजेस अप अबाउट 11%, मतलब जितनी वेजेस थी उससे 11% बढ़ा दिया है, फिर भी 40% लो है मिनिमम वेजेस से। तो इससे हम क्लियर कट समझ सकते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट का क्या मतलब है। तो होपफुली मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चर्चा देखेंगे। और इस बार नेक्स्ट वीडियो को हम थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सप्लोर करेंगे जो भी हमने इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।